जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम शौकत अब्बास है और अस्क्रिया लेक्चर्स की तरफ से आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक हो गया। अच्छा, इस टॉपिक में जो एक्सरसाइज में मोस्टली जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। क्या है? व्हाट इज मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड टेल हाउ डेटा इज एनालाइज्ड। ठीक हो गया। यानी मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री होती क्या चीज़ है, ठीक है, उसकी वर्किंग यानी वो कैसे हम परफॉर्म करेंगे, मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री यानी जो टेक्निक हम यूज करेंगे उसको आगे हमने जो है वो कैसे परफॉर्म करना है। फिर उसके बाद जो है ना उस परफॉर्मेंस की बेस पे हमारे पास जो डेटा आता है उसको हमने कैसे डिटेक्ट करना है। तो हमारा ये क्वेश्चन है हमारा। तो बच्चे ध्यान से सुनिएगा, हमारा ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री से। तो मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री जिस तरह हमारे पास ये टर्म यूज हो रही है तो नाम से ये क्लियर है कि यहाँ पे ये एक टेक्निक है। ठीक है ना। जिस तरह हम डिफरेंट मीटर्स जब हम पढ़ते हैं तो मीटर्स मीन कहीं पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन जहाँ पे मीटरी वर्ड यूज करना है वहां पे इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा बल्कि आपके पास एक टेक्निक होगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेक्निक है मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री। क्या है? एन एनालिटिकल टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सैंपल बाय मेजरिंग मास टू चार्ज रेशियो ऑफ आयंस। इसका मतलब ये हो गया कि आपने क्या करना है, एक टेक्निक यूज करके आपके पास एक सैंपल होगा, उसको एक डिवाइस के अंदर ऐड करेंगे। डिवाइस हमारे पास कौन सी होती है? मैथ स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक हो गया ना। तो उस डिवाइस के अंदर जैसे ही हम सैंपल ऐड करेंगे तो उसके अंदर कौन कौन सी कंपोजिशन मींस के उस एलिमेंट के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स वहां पे मौजूद हैं उसको हम नाम देंगे मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री। क्लियर हो गया। अच्छा, मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री की एक और डेफिनेशन यहाँ पे आप लोगों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि कुछ बच्चे अगर उस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने में जो है अगर उनको प्रॉब्लम आ रही हो तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल फॉर्म में जो है वो डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो बच्चे वो डेफिनेशन क्या है, चले यहाँ पे हम लिख लेते हैं। और वो डेफिनेशन क्या है? एन एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई different isotopes of elements is called mass spectrometry। अब यहां पे क्या है बच्चे, होप्स हो कि आप लोगों को जो है ना वो डेफिनेशन पढ़ के ही भी इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे ये जो वर्ड कंपोजिशन है इसका मतलब क्या है। यानी आप सैंपल के अंदर एक एलिमेंट को इन करेंगे और उस एलिमेंट के बारे में आप सब जानते हैं कि एक एलिमेंट जो है ना वो डिफरेंट एटम्स से मिलकर बना होता है और वो जो डिफरेंट एटम्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? वो आइसोटोप्स कहलाते होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप सैंपल को किसी भी ये मैथ स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर डालेंगे। सैंपल मीन आपके पास कोई एलिमेंट होगा तो उसको जैसे ही सैंपल के अंदर मैथ स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर आप डालते हैं तो क्या होगा कि उसके ना डिफरेंट आइसोटोप्स बनते हैं। और यहाँ पे डेफिनेशन में आगे पॉइंट है मैस टू चार्ज रेशियो। मैस टू चार्ज रेशियो का मतलब क्या हो गया? एक्स वाई जेड कोई एलिमेंट आप ऐड करते हैं उसका चार्ज तो सेम होगा आपके पास, लेकिन आइसोटोप की डेफिनेशन के मुताबिक आपके पास मैस यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। और न्यूट्रॉन डिफरेंट होने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैस क्या होगा? डिफरेंट होगा। और जब मैस डिफरेंट होता है तो एक ही एलिमेंट जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप ऐड कर रहे होते हैं उसके मैस डिफरेंट होने की वजह से मैस टू चार्ज रेशियो जो है वो भी डिफरेंट आ जाती है, जिसकी बेस पे जो है वो आप क्या करते हैं? अलग कर लेते होते हैं। तो इस टेक्निक को बच्चे हम नाम देते होते हैं मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास जिस तरह मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि ये मीट्री जो है ना मीन्स के आपके पास एक टेक्निक होती है। जहां पे वर्ड मीटर यूज करते हैं वो आपके पास क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है या आपके पास कोई डिवाइस होती है। तो सेम डेफिनेशन है लेकिन यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे डिवाइस। तो क्या है? इट इज अ डिवाइस और इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू आइडेंटिफाई द कंपोजिशन ऑफ सैंपल। और इसको जो है ना वो
अलग करते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो। फिर उसके बाद हमारे पास जब हमारे पास यानी एक टेक्निक हम यूज करके डिफरेंट एलिमेंट्स के मास टू चार्ज रेशियोज ले लेते हैं, तो उसको जो है ना वो आगे हमने डिटेक्ट भी करना है। तो डिटेक्ट करने के लिए जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको एक ग्राफ शो होगा, उस ग्राफ को हम नाम देते होते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक हो गया, इसको मास स्पेक्ट्रोग्राम भी वर्ड यूज करते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे क्या है, अ ग्राफ ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग मास टू चार्ज रेशियो ऑन एक्स एक्सिस एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑन वाई एक्सिस। क्लियर हो गया बच्चे? तो यहाँ पे यानी एक है अबंडेंस। अब वर्ड यहाँ पे अबंडेंस का क्या मतलब है बच्चे, नोट करना है आप लोगों ने 2 पॉइंट्स, और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन 2 पॉइंट्स की बेस पे जो है ना आप पूरे मास स्पेक्ट्रोमीटर के कॉन्सेप्ट को जो है वो समराइज कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे बच्चे मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है, आ ग्राफ ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग मास टू चार्ज रेशियो ऑन एक्स एक्सिस एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑन वाई एक्सिस। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स कौन से हैं इंपॉर्टेंट, उनमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है आप लोगों ने माइंड में रखने हैं, वो कौन से हैं। इन्हीं 2 पॉइंट्स की बेस पे आप इजीली ग्राफ को भी ड्रा कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि आप इसके कॉन्सेप्ट को भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ पीक्स, क्योंकि आपके पास डिफरेंट पीक्स शो होती हैं। आप बेशक क्रिकेट के ग्राफ को देख लें, वहां पे आप रन्स के ग्राफ को देखें या फिर ओवर्स के ग्राफ को देखें, तो आपके पास ना डिफरेंट पीक्स होती हैं। ठीक है, रन्स में अगर देखें तो किसी ओवर में अगर फर्ज कर लें 5 स्कोर बने हैं तो उसकी पीक 5 पॉइंट्स तक होगी। अगर किसी ओवर में अगर 20 स्कोर बने हैं तो फिर ऑटोमेटिकली वो पीक जो है वो थोड़ी सी हाई हो जाती है। तो ये जो नंबर ऑफ पीक्स होती हैं वो बेसिकली क्रिकेट के अंदर आपके जो है ना ओवर्स को शो कर रही होती हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या होता है, डिफरेंट आइसोटोप्स आते हैं बच्चे, और अगर डिफरेंट आइसोटोप्स आएंगे तो उन डिफरेंट आइसोटोप्स की डिफरेंट पीक्स भी बनेगी। उस बेस पे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट को समराइज किया, और वो क्या है, नंबर ऑफ पीक्स ऑफ आइसोटोप्स is directly proportional to number of isotopes। यानी जितनी भी पीक्स बनेंगी, नंबर ऑफ पीक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आइसोटोप्स। मींस कि अगर आपके पास किसी भी ग्राफ के अंदर, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक सिंपल और रफ फॉर्म में ग्राफ ड्रा करने लगा हूं, तो यहाँ पे अगर आपके पास फर्ज कर लें कोई ऐसा ग्राफ है जहां पे आपको जो है ना बच्चे 3 पीक्स शो हो रही हैं। अब आपने ग्राफ को देख के ये रिजल्ट निकाल लेना है कि आपके पास कोई भी एक्स एलिमेंट है तो उसके जो आइसोटोप्स हैं वो कितने हैं, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे ये पॉइंट है कि नंबर ऑफ पीक्स ऑफ आइसोटोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आइसोटोप्स, कि जितनी पीक्स बनती हैं उतने ही आइसोटोप्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है कि हाइट ऑफ पीक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू relative abundance। height of peak is directly proportional to relative abundance। it means let's suppose यहाँ पे ये x1 था, x2 है, ये x3 है, तो x2 की अगर पीक यहाँ पे है तो इट मींस कि इसकी जो relative abundance है वो ये है। abundance मींस कि वो वाला आइसोटोप उस सैंपल के अंदर कितनी तादाद में पड़ा हुआ है। ठीक हो गया? अगर फर्ज कर लें एक आपके पास पीक ऐसी है जहां पे यहां तक पीक आ रही है, तो अब इसकी अबंडेंस जो है ना वो ऑटोमेटिकली कम होगी। तो ये 2 पॉइंट्स हैं कि अगर आपसे कोई अबंडेंस का पूछता है तो आप हाइट के बारे में, हाइट देख के डिसाइड कर सकते हैं कि इस सैंपल के अंदर मौजूद ये वाला जो आइसोटोप है इसकी अबंडेंस कितनी है। क्लियर हो गया बच्चे? अच्छा, फिर उसके बाद जो बच्चे इसकी टाइप्स, वैसे ये फेडरल बोर्ड में यहाँ पे मौजूद तो नहीं है, लेकिन ये पंजाब की मुख्तलिफ बुक्स के अंदर जो है ना वो ये पॉइंट है कि आपके पास जो है ना वो मास स्पेक्ट्रोमीटर की टाइप्स कितनी हैं। तो बच्चे अगर हम टाइप्स की बात करें तो मास स्पेक्ट्रोमीटर की बेसिकली बच्चे 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम नाम देते होते हैं एस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर,
और दूसरा जो है ना बच्चे वो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अब ये दो जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं ये बेसिकली डिजाइन किए गए थे ऑन द बेस ऑफ द स्टेट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, आपको इस चीज का आइडिया होगा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है ना वो 3 स्टेट्स के अंदर जो है ना वो पार्टिकल्स या एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो जो शुरू में आइडिया लिया गया था वो एस्टन से ही लेके चलाया गया था सिस्टम को, कि आपके पास जो है ना वो एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर डिजाइन किया गया था फॉर गैसियस सब्सटेंसेस। यानी शुरू में क्योंकि कुछ एलिमेंट्स जिनके आइसोटोप्स के बारे में आइडिया लगाया गया था वो एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर के आइसोटोप्स थे, तो यानी गैसियस सब्सटेंसेस थे, तो उस बेस पे जो है ना वो ये एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो डिटेक्ट कर रहा था उनके आइसोटोप्स को। ठीक हो गया। तो यहाँ पे एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, इट डिटेक्ट गैसियस substances for identifying its isotopes। क्लियर हो गया बच्चे? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर था जिसकी बेस पे गैसियस एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता था। नेक्स्ट बच्चे जो हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमीटर है जो बाद में जब डिफरेंट सॉलिड सब्सटेंसेस भी और लिक्विड हमारे पास एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं तो उनके आइसोटोप्स को भी तो डिटेक्ट करना था, उसके लिए जो है ना वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। फिर उसके बाद जो है वो एक नया मैस स्पेक्ट्रोमीटर मुतारफ करवाया गया जिसका नाम जो है वो डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर है। तो ये वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है जो सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंसेस के आइसोटोप्स को भी डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक हो गया ना? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दिस इंस्ट्रूमेंट कैन गेट solid, liquid and gaseous substances। क्लियर हो गया बच्चे? अब इसको जो है ना आगे जाके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा इसकी वर्किंग में कि कैसे, यानी जो एस्टर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर ये तो ऑलरेडी चूंकि गैसियस सब्सटेंस है तो इसके लिए कोई मसला नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट हम सैंपल को जो है ना वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जो है वो इंटर कर देंगे। लेकिन जो हमारे पास डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर है जहाँ पे हमारे पास सॉलिडियस सब्सटेंसेस या लिक्विडी सब्सटेंसेस हम इंजेक्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो उनको कैसे हम जो है ना वो डिटेक्ट करते हैं करेंगे इंशाल्लाह बच्चे, वो एक नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।